अरे जनित्र में बात करते तो आर्मेचर घूमता है, घूमता कि नहीं घूमता? हाँ, अल्टरनेटर की बात करते तो रोटर घूमता है ना? एसी मशीनों में रोटर घूमता है, डीसी मशीनों में आर्मेचर घूमता है, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ भी नहीं घूमता है। जैसे ही इसमें धारा दी जाती है ना, तो धारा ले रही है तो इसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा, और जैसे इसके पास वाली जो लड़की आई तो ये इसको बात करते हुए देखती, किसके? तेरे बॉयफ्रेंड? हाँ हाँ, तो मेरे बनवा दे रहे हो, पीछे वाले, आगे वाले, इधर दाएं वाले, बाएं वाले, बाकी बचे जो मेरे पीछे आ जाओ, इधर जाओ, क्या देखी नहीं आ रहा? हाँ, क्या समझ गयो? अंग्रेजों के जमाने के जेलर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब आप कहोगे गुरुजी वो क्या है? सबसे पहले सुनिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो आपका जवाब रहेगा क्या है कि ये एक स्थिर युक्ति है। क्या है? ये एक स्थिर युक्ति है। मतलब अगर इसके बारे में कहें तो ये एक स्टैटिक डिवाइस है। क्या है? ये एक स्टैटिक डिवाइस है जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं। तो यहां ट्रांसफॉर्मर का अगर बात करते हैं तो ये एक स्थिर युक्ति है। अब आपको गुरुजी स्थिर युक्ति तो है, लेकिन ये कैसे कार्य करती थी? ये वोल्टेज को अप करती है और डाउन करती है। ये बात आपको दिमाग में सेट है कि वोल्टेज को क्या करती है और क्या करती है? सपोर्ट करना थोड़ा सा, ऑफलाइन क्लास वाले, ऑनलाइन वाले भी सपोर्ट करना। जहां जहां मैं सब पूछ रहा हूं, जो तुम्हें पता है नहीं है तो मैं बताऊंगा। खूब सारी चीजें आज इसमें बात करेंगे हम, ठीक है? तो क्या करती है? वोल्टेज को क्या करती है? अप। और वोल्टेज को क्या करती है? अप को बोलते हैं उच्च चयन और डाउन को बोलते हैं अप चयन। तो वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना, मतलब 11 केवी से 33 केवी, 33 केवी से 11 केवी से 33 केवी, 33 केवी से। लेकिन दोस्तों यही कार्य नहीं, इसके विपरीत भी कार्य होता है। ये धारा को भी परिवर्तित करती है, अर्थात धारा को भी क्या करती है? अप करती है और डाउन करती है। अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो इसमें धारा क्या होगी? घटेगी, और वोल्टेज घटेंगे तो धारा क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब सिंपल सी बात करते हैं हम कि धारा और वोल्टेज इसमें क्या होते हैं? व्युत्क्रमानु, विलोमानु, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, उल्टा होते हैं। तो ये बढ़ता तो ये घटती है। तो धारा और वोल्टेज एक दूसरे के विलोम कंडीशन में वर्क करते हैं। किसमें? किसमें? ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो, जिसका जिक्र मैंने आपको बताया, अभी बताया ना आपको, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा प्यारे मित्रों, आप कहोगे गुरुजी की ट्रांसफार्मर तो ठीक है, ये अप करता डाउन करता, ये बात भी समझ में आई, लेकिन किसको? तो आप हमेशा जब भी आंसर करते आए हो, किसको करते आए हो? किसको करे? वोल्टेज। किसको करते हैं? वोल्टेज। ना बाबा, ये वोल्टेज को ही नहीं करता, ये धारा को भी परिवर्तित करता है। धारा को भी अप और डाउन, धारा को भी अप और डाउन। लेकिन आपकी थीम दिमाग में एक ही बैठी रहती है कि नहीं नहीं वोल्टेज को। ऐसा नहीं है। इसलिए आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन करता है, तो दोनों को। क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे? हाँ, दोनों को, धारा को भी और धारा को भी और वोल्टेज। अब गुरुजी बात तो बहुत बढ़िया बताया आपने, समझ में भी आई, लेकिन एक बात तो जो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, वो क्या है? वो क्या है? वो ये है कि ट्रांसफॉर्मर शक्ति मीन्स पावर मीन्स सामर्थ्य को नहीं बदलता है। ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति को भी नहीं बदलता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि निम्न में से ट्रांसफॉर्मर किसको नहीं बदलता है, तो क्या आंसर दोगे? आवृत्ति और दोनों को ये चेंज नहीं करता। दोनों को ये चेंज। इसका मतलब हम बात समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर दो चीजों को नहीं बदलता है। तो किस किस को बदलता है? केवल धारा और। गुरुजी बात तो समझ में आ गई, लेकिन ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 98%, मतलब 98% दक्षता होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता दुनिया की सभी मशीनों की दक्षता से सर्वाधिक होती है। आपसे पूछा जाए क्यों? अरे आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप जवाब देना इसमें, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्थिर युक्ति है। आज हम रेलवे पढ़ाते हैं, जैसा आप देख रहे हो इंजन में
इंजन को चलाते हैं, रेल चलाते हैं, तो हम ज्यादा एफिशिएंसी से हमारे यहाँ से ज्यादा लड़के सिलेक्शन क्यों होते हैं? 1149 लड़कों का लास्ट टाइम सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हम स्थिर है, अब हमें कहीं नहीं जाना है। क्योंकि 90% जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ हो ना हो, हमारा तो सिलेक्शन हो जाए। पढ़ाते 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 बच्चों का क्या हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन खुद का सिलेक्शन सबसे पहले चाहते हैं। और हम अब खुद का नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी आपके सामने हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे यहां से जितने भी बच्चे उनका सिलेक्शन हो। सो परिणाम स्वरूप अब हमें कहीं नहीं जाना, नौकरी मिल गई और कोचिंग पढ़ा रहे हैं। दोनों चीजें होगी तो हम स्थिर हुए कि नहीं हुए? तो सर्वाधिक दक्षता कहां से ज्यादा जाती? जहां स्थिर होता है। और स्थिर ट्रांसफॉर्मर है कि नहीं है? मतलब ट्रांसफॉर्मर का कोई भी ऐसा पुर्जा नहीं जो चल भाग हो, मतलब सारे के सारे क्या है? अचल है। क्या है? जब अचल होगा, स्थिर होगा, कॉन्स्टेटिक होगा, अर्थात यहां पर स्टैटिक होगा, तो परिणाम स्वरूप एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि लॉसेज क्या होंगे? कम। हानियां क्या होगी? और जब हानियां कम होगी तो आउटपुट क्या होगा? ज्यादा। तो दक्षता क्या आएगी? ज्यादा। इसी कारण से सर्वाधिक सिलेक्शन हमारे यहां से होता है। इसकी वजह है क्योंकि हम स्थिर युक्ति की तरह कार्य करते हैं। एफिशिएंसी सर्वाधिक देते हैं, सिलेक्शन सर्वाधिक देते हैं, ट्रांसफॉर्मर की तरह। किसकी तरह? अरे किसकी तरह? ट्रांसफॉर्मर की तरह जो आपको एफिशिएंसी देते हैं। यही एक वजह है जिसका बात मैं यहां पर बता रहा हूं। अच्छा, बात यहीं समाप्त नहीं होती है। एक आता आइडियल। इंसान कितना भी प्रयास कर ले 100% हो सकता है क्या? मैं चाहूं कि मेरे यहां 100 लड़के बैठे हैं, 1000 लड़के बैठे हैं, 1000 में से 1000 का सिलेक्शन हो जाए, संभव है क्या? आपसे पूछता हूं कि संभव है क्या? नहीं। इसका मतलब 100% एफिशिएंसी संभव नहीं है। इसका मतलब 100% एफिशिएंसी संभव ये कहे कि हम जो है दे सकते, तो अधिकतम कितने दे सकते हैं? 98%। इससे भी ज्यादा दे सकता है हमारा एक और ट्रांसफॉर्मर जिसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर। उसमें कुंडली एक होती है, तो उस कुंडली में जो कॉपर लॉस होता था वो भी कम हो गया। अरे कॉपर 2 कुंडलियां होगी तो लॉस ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? प्राथमिक और सेकेंडरी होंगे तो ज्यादा लॉस होंगे कि नहीं? जब कुंडली एक ही होगी तो एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप हमारा जो है क्या? परिणाम स्वरूप जो हमारा है क्या? एक ट्रांसफॉर्मर जिसका नाम आपने सुना हो, क्या है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर। स्वयं परिणामित्र जो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता, उसकी एफिशिएंसी 99% तक हो सकती है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो एक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता के बारे में जब भी पूछा जाता है तो औसतन 95 से लेकर 98 तक कहा जाता है, और अधिकतम बात करते हैं तो 99। लेकिन कोई भी 100% नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जब हम बात करते हैं, जैसे तुम कल्पना करते हो, क्या करते हो? कई बार की भर्ती में आर या पार देखते हैं। जब कोई भी लोको पाइलट को देखते हो ट्रेन चलाते हो ऐसे मेरे की तरह कि यार ये ट्रेन गुजर रही है, ऐसे चलाते हुए देखते हो, तो आपके दिमाग में एक आती है बात, कहीं बैठ ले बेटा, इस बार बैठ ले, इस बार बैठ ले, अगली बार की भर्ती में हम भी तुम्हारे साथ इसी तरह ट्रेन चलाएंगे। चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? इसका मतलब तुम भी उसकी ओर अग्रसर बढ़ रहे हो, लेकिन 98% जो है एफिशिएंसी के साथ में। अब मेरे मन में तो कई बार सवाल आता है, क्या आता? तुम्हारे मन में भी कई बार जब अच्छे से पढ़ोगे तो सवाल आएंगे कि नहीं जो सर हम जो है क्या होता, सपना आया रात को मुझे सपना, और सुबह का सपना था गुरुजी सच हो सकता है कि पेपर दे रहा था मैं, पेपर एग्जाम में पेपर दे रहा था, बैठ करके ऐसे सपने ले रहा था, उसमें पेपर दे रहा था, क्या दे रहा था, और जैसे ही पेपर दे रहा था तो उसमें मुझे 100 में से 100 अंक प्राप्त हो गए गुरुजी, और पता है मैं हिंदुस्तान टॉप किया, पता गुरुजी 1% भी लॉस नहीं हुआ, 100 में से 100 मतलब 100% एफिशिएंसी, मतलब कोई हानियां नहीं, ये संभव नहीं है। लेकिन तुम एक आइडियल सोच के साथ में थे, अतः एक आदर्श ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करते, सपना तो सपना, अतः कल्पना की जा सकती है 100 में से 100% एफिशिएंसी, लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर में वो भी संभव है। अगर आपसे पूछे कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है तो क्या बताओगे? 100%। कितनी बताओगे? कितनी? अरे कितनी बताओगे? 100%। ध्यान रखना, ठीक है, आपको ध्यान रखना, कितनी प्रतिशत बताओगे? 100%। 100% बताओगे कि नहीं बताओगे? 100 परिणाम क्या होगा? 100 परिणाम क्या होगा? एक आइडियल ट्रांसफार्मर लॉसेज क्या होंगे? 0। हानियां क्या होगी? अरे हानियां क्या होगी? मतलब सारे में से सारे लड़के सिलेक्शन हो जाएंगे। मैं ऐसी कल्पना तो कर सकता हूं, रात को सपना तो ले सकता हूं। अरे यार इसके लिए भी मना है क्या?
हाँ, जब तुम रात को सपना इस टाइप का ले सकते हो कि अंबर से आई है परियों की रानी, देख के तुझको होती है रानी है, तो कम से कम मैं इतना तो सपना ले सकता हूं कि मेरे पूरे में से पूरे बच्चे सिलेक्शन हो गए, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह कार्य कर सकता हूं। ऐसा तो संभव है कि नहीं है? अरे वो नहीं तो कम से कम एक स्त्री युक्ति की तरह कार्य कर सकता हूं, अर्थात 98% एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकता हूं, सही कि नहीं? ये हमारा ट्रांसफार्मर 98% देगा कि नहीं देगा? अरे एफिशिएंसी देगा कि नहीं देगा? और इसके जितने भी पार्ट्स है ना बहुत मजबूत है, पता आपको, और स्थिर है, घूमने वाला भाग नहीं है। कारण यह है इसमें कोई भी घूमने वाला भाग, रोटेटिंग पार्ट नहीं पाया जाता। चाहे आप जनित्र ले लीजिएगा, उसमें क्या है? अरे जनित्र में बात करते तो आर्मेचर घूमता है, घूमता कि नहीं घूमता? हाँ, अल्टरनेटर की बात करते तो रोटर घूमता है ना? एसी मशीनों में रोटर घूमता है, डीसी मशीनों में आर्मेचर घूमता है, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ भी नहीं घूमता है। मतलब अचल, मतलब स्थिर, मतलब स्टैटिक। तो परिणाम आउटपुट दक्षता अधिकतम 90। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सपोर्ट करने के लिए इसी प्रकार से ऑनलाइन ऑफलाइन नॉलेज जो लड़के मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन पिक्चर अभी, हाँ, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो अभी चल रहा है। खैर, मैं ये भी नहीं कहूंगा क्योंकि ट्रांसफार्मर एक बहुत ही बड़ा और शानदार और जानदार चैप्टर है। अब क्या होता है कि इसके जो नींव है, इसका जो स्तंभ है, इसको जो फाउंडेशन में स्टेबल किया जाता है, वो इसकी जो लेग्स होती है उसको जहां पर बेड कहते हैं, तो बेड को कहां स्थापित कर देते हैं? खंभों के बीच में, देखा होगा आपने, पोल्स के बीच में, ऐसे देखा आपने, ये पोल्स के बीच में खड़ा रहता है। और इसमें देखिएगा जो भी पोल्स है वो मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे मैथ वाला मजबूत हो तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जैसे रीजनिंग वाला मजबूत हो तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जैसे पार्टनर साइंस वाले मजबूत हो तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? जीके वाला मजबूत हो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? और टेक्निकल में मैं खुद इंजन चलाऊं तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये सारे स्तंभ अगर मजबूत रहेंगे, सारे भाग अगर कोचिंग के मजबूत रहेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो ट्रांसफार्मर का भी सारे के सारे भाग स्थिर रहेंगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जैसे उदाहरण समझिएगा, जैसे कंजर्वेटर, बॉडी, सुन लो बात को, कंजर्वेटर और बॉडी, और क्या टैंक, और क्या वाइंडिंग, और क्या कोर, और क्या ब्रीदर, मतलब जो भी इसके मेन पार्ट है 5-7, अगर वो इसके मजबूत है, अच्छी गुणवत्ता के हैं, अच्छे हैं, तो इसका मतलब एफिशिएंसी भी अच्छी है, क्योंकि घिसने वाला कोई भी भाग इसमें होता ही नहीं। परिणाम स्वरूप आउटपुट दक्षता बड़ी आएगी। चलिए, बात यहां पर भी समाप्त नहीं होती है। ट्रांसफार्मर को रेटेड करते हैं हम, रेटेड। ट्रांसफार्मर का मूलभूत कार्य क्या होता है? देखिएगा, हमेशा जब भी ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पादन किया जाता है ना, उत्पादन क्या किया जाता है, तो वह वैसे ही नहीं हो जाता है जनाब। आपने सुना होगा, है ना, किसका? सर माइकल फेराडे जी का नाम, उसी के सिद्धांत पर कार्य करता। सर माइकल फेराडे ने एक नियम दिया था, आपको पता हो तो क्या? अरे ये फेराडे जी को देख रहे हो ना, इन्होंने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडक्शन का लो। क्या? इंडक्शन का लो। अरे प्रेरण का नियम। क्या? और उसी प्रेरण के नियम में एक सेकंड नियम था जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण की बात करते थे। ये अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि एक कुंडली, देखो यहां ध्यान से देखो, एक कुंडली में जब धारा दी जाती तो पास वाली कुंडली में भी धारा बह जाती है। मतलब कोई गांव से लड़की आती है, यहाँ पढ़ने लगती है, और उसको लगता है कि यार कोटा का तो गजब का माहौल है, उसको सुंदर स्मार्ट लड़के मिलते हैं, तो वो क्या होती है कि दिमाग में कि यार पता नहीं, जब भी होगा देखा जाएगा। लेकिन उसके अंदर सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा कि यार क्या करूं, मैं भी एक आध बॉयफ्रेंड बना ही लूं। जब गांव से कोई चल करके यहाँ आती है, उसको नया नया जो सब दिखता तो यार गजब, तो उसके अंदर स्वयं के अंदर, जैसे तुम्हारे अंदर भी आता नहीं कि यार कुछ भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, शादी तो कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। हमारे बच्चे कई कर लिए इसमें शादी, समझ रहे हो ना? तो बात क्या होती है कि देखिएगा क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब यह है कि कोई अकेली कुंडली है, मतलब सिंगल कुंडली, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में होती है, जैसा आप यहां देख रहे हो। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर जो कुंडली होती है, वो कुंडली अगर सेल्फ है, इसका मतलब वो स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? लेकिन उसी के बाद में उसकी दूसरी सहेली आकर उसी के साथ रूम में रहने लग जाती है। सुना बात को? उसी के बाद में उसकी दूसरी सहेली उसके पास में आकर के रूम में रहने लग जाती है, तो वो उसके साथ रहेगी। हमारे यहाँ पर एक कहावत है, पता आपको, कि काला करार गोरो बैठोगे तो रंग न बरंग तो बदलोगे सही। समझ में आया आपको? कहावत समझ में आई? दोबारा बताता हूं, जैसे के साथ वैसा ही होगा।
कंपनी का फर्क पड़ता, संगति का फर्क पड़ता। तो मेरे कहने का मतलब जब ये यहां पर आकर के माहौल इसका डिस्टर्ब है, इसके तो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा, बराबर क्या हो रहा, धारा ले रही है। ये क्या ले रही, कुंडली क्या ले रही है, हाँ। और रह किसके साथ रही, प्रतिरोध के साथ में। अरे कुंडली में भी प्रतिरोध होता है, हाँ हाँ, चाहे कॉपर की क्यों ना हो, चाहे कॉपर की क्यों। जैसे ही इसमें धारा दी जाती है ना, तो धारा ले रही है तो इसके अंदर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा। और जैसे इसके पास वाली जो लड़की आई, तो ये इसको बात करते हुए देखती, किसके, तेरे बॉयफ्रेंड, हाँ हाँ हाँ, मेरे बनवा दे रहे वो। तो हमारे यहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कहीं छोटी बहन बड़ी से बोली जीजबाई नाते चालाक है। छोटी बहन बड़ी से बोली जीजबाई नाते चालाक है, मतलब इसके साथ का वो भी कहने लगी कि मेरी भी तो बना देना एक आध बॉयफ्रेंड, बढ़िया शौक तेरा कोई दोस्त हो तो। इसका मतलब ये है, इसको देख करके इसके मन में भी फ्लक्स उत्पन्न हुआ। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। जो आप यहां देख रहे हो, अन्योन्य प्रेरण जो आप यहां देख रहे हो, ये है फ्लक्स उत्पन्न होने वाली बात, ये है फ्लक्स। इसके अंदर जो फ्लक्स था, जैसे ही इसमें धारा हो रही थी, तो इसमें बनी हुई कोर से एक पथ निर्माण हुआ, जो कोर आप यहां देख रहे हो। इस कोर से दूसरे में गया और इसमें जो भी यहां प्रेरण लगा, तो इसके अंदर भी फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अब ये कंडीशन है कि ये मोटी जाडी है तो ज्यादा देगी, फ्लक्स ज्यादा देगी, परिणाम स्वरूप आउटपुट भी ज्यादा देगा। मतलब सेकेंडरी कुंडली में टर्न्स की संख्या ज्यादा है तो आउटपुट क्या होगा, अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा कि नहीं होगा, अर्थात स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा कि नहीं होगा। और अगर यहां इसकी अपेक्षा ये मोटी जाडी थी जो पहली वाली है, और बाद वाली आई टिंगण पिंगण है, पतली दुबली, तो उसमें क्या टर्न्स क्या रही, कम रही, लपेटा लपेटी कम रही, तो आउटपुट में अरे भाई फ्लक्स तो उत्पन्न उसमें भी होगा, इच्छा तो उसकी भी होगी, मैं भी शादी कर लूं, मैं भी बॉयफ्रेंड बना लूं। लेकिन क्या होगा, उसमें टर्न्स की जो संख्या है अगर कम है, टिंगण पिंगण है, तो एक दो बॉयफ्रेंड ही बनाएगी, ज्यादा नहीं बनाएगी। और मोटी जाडी है तो 33 केवी तक दे देगी। आउटपुट है, अरे ट्रांसफर करते ना पारेषण में, तो 33 केवी से अधिक ही करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर सेकेंडरी कुंडली में टर्न्स की संख्या, तो आउटपुट मतलब स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर सेकेंडरी कुंडली में टर्न्स की संख्या कम, मतलब टिंगण पिंगण दुबली पतली, तो आउटपुट कम मतलब स्टेप डाउन। पहली में ज्यादा था, दूसरी में कम हो गया। इस टाइप की ये स्टेप अप और स्टेप डाउन की कहानी एक शॉर्ट एंड शूट में मैंने बताई। आई ना, अरे समझ में आई कि नहीं आई, बोलो कोई दिक्कत। लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है प्यारे दोस्तों। एक आइडियल होता है, आइडियल क्या होता, आदर्श ट्रांसफार्मर की कहानी कुछ अलग ही होती है। एक सहेली थी और दूसरी सहेली, अरे भाई ये भी बराबर जाडी है तो ये भी जाडी है। जाडी समझते हो, मतलब अगर इसमें 100 टर्न है तो इसमें भी, इसमें 1000 है तो इसमें भी बराबर टर्न हो, तो जितना फ्लक्स इसमें आएगा उतना ही फ्लक्स। कि तूने 10 बॉयफ्रेंड बनाए तो मैं भी बनाऊंगी। मतलब एफिशिएंसी दोनों की क्या आएगी। इसका मतलब जब बराबर कंडीशन हो तो 100% आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही। तो लॉसेज होंगे क्या यहाँ, अरे लॉसेज होंगे क्या। तो ये आइडियल में दोनों कुंडलियों में टर्न्स की संख्या क्या होती है, समान। तो ईएमएफ भी समान रहेगा, वोल्टेज भी समान रहेगा, क्या रहेगा, प्रतिरोध भी समान रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, अरे बोलो रे बाबा, रहेगा कि नहीं रहेगा। दोनों में सेम कंडीशन सभी समान रहेगी कि नहीं रहेगी। इंपीडेंस भी समान रहेगा तो प्रतिरोध भी समान रहेगा, तो क्या वोल्टेज भी समान रहेगा, ईएमएफ भी समान रहेगा, और धारा भी क्या रहेगी। इसका मतलब लॉसेज शून्य, परिणाम स्वरूप आउटपुट दक्षता 100%। इसको बोलते हैं आइडियल। क्या बोलते हैं मित्रों, अभी भी कहानी समाप्त नहीं होती। हमारा ट्रांसफार्मर है, हमारा, हाँ याद आपको, इसमें एक डिब्बा लगा हुआ गोल, ये कंजर्वेटर देख रहे हो ना, ये कंजर्वेटर देख रहे हो ना। इस कंजर्वेटर की कहानी क्या कि गोल डिब्बा है ये बॉक्स के रूप में, और इसकी कहानी ये है कि इसमें ऑयल, नीचे क्या होता है, इसमें जो नीचे टैंक देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इस टैंक में हम ऑयल भरते हैं, जिस ऑयल का नाम है खनिज तेल, जो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता, जो विद्युत का क्या होता, जो विद्युत का क्या होता। और ये जो खनिज तेल है, ये जैसे 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 देखो, इसमें एक प्राथमिक कुंडली और एक सेकेंडरी कुंडली, दोनों के बीच में ये खनिज तेल भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ।
भरा हुआ ना। जब ये खनिज तेल दोनों के बीच में भरा हुआ तो स्वाभाविक की बात है कि आपको तो पता ही है कि जब कुंडली में हम धारा देंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी किसके अनुपात में, आई स्क्वायर आर के रूप में। किसके रूप में? क्योंकि आपको तो पता ऊष्मा कैसे होती है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब कुंडली में धारा दी रही है तो यहाँ पर H का मतलब क्या होता है, हीट। अब धारा दी जा रही तो I तो आएगा है ना। I किसके रूप में आएगा, स्क्वायर के रूप में, जैसा आप यहाँ देख रहे हो स्क्वायर के रूप में आएगा। I बराबर स्क्वायर आर टी। आर का मतलब कोई भी कुंडली हो प्रतिरोध तो होगा ही होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। विदाउट प्रतिरोध के तो चांदी भी नहीं होती, तो बाकी कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। जब कुंडली में धारा दी जाती है तो वो ऊष्मा उत्पन्न होगी आई स्क्वायर आर टी। आर का मतलब प्रतिरोध और टी का मतलब समय, कितने समय के अनुरूप, अर्थात जो है उसमें उसी अनुरूप की ऊष्मा उत्पन्न होगी। परिणाम स्वरूप ये जो ऑयल आपको दिख रहा है यहाँ, ये ऑयल क्या होगा, क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, और जो गर्म होगा तो ये वाष्प में कन्वर्ट होगा, थोड़ा हीट होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको कल बताया था कि गर्म गैस से ऊपर जाती ठंडी गैस से, गर्म गैस से ऊपर जाती ठंडी गैस से, इसको संवहन की क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवहन के। किस सिद्धांत पर है ना, ऑयल ठंडा गर्म किस सिद्धांत पर होता है, संवहन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर पूछ ले तो बता देना, संवहन के। अब क्या होता है, ये गर्म ऑयल ऊपर जा रहा देख रहे हो आप, और जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाकर के कंजर्वेटर में जाएगा, किस में जाएगा, कंजर्वेटर में जाएगा, तो वहां कंजर्वेटर में उपस्थित ठंडा ऑयल कहाँ जाएगा, नीचे, है ना। नीचे से वापस नीचे आ जाएगा, नली से होते हुए देख रहे हो आप, और जैसे ही नीचे आएगा तो नीचे ठंडा हो गया और ऊपर वापस क्या हो गया, गरम। क्या हो गया, तो यहाँ इसका मतलब कंजर्वेटर का कार्य क्या होगा, गर्म ऑयल को स्थान देने के लिए क्या होता है, और ठंडा ऑयल को नीचे भेजने के लिए। अब ऑयल की मात्रा कितनी रहेगी, इसके लिए जो है आपके यहाँ पर क्या लगा हुआ, ऑयल गेज देख रहे हो आप। इसमें क्या लगा रहता कि ऑयल की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, इसके लिए क्या लगा हुआ, क्या लगा हुआ, ऑयल गेज। ये ऑयल गेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार है, जिससे आपको पूरा पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है। लेकिन यहाँ एक देख रहे हो, इसमें क्या एक श्वास नलिका है जो आपको यहाँ दिख रही है, जिसमें ब्रीदर लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है आपको, ये ब्रीदर, ठीक है। अच्छा, श्वास नलिका की बात करते हैं तो ये आपका ब्रीदर होता है। क्या होता है, क्या होता है बेटा, अरे समझ लो बात को, ध्यान से समझो, पहले दिमाग को लोड मत दो, मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दो, बहुत बढ़िया समझ में आएगी एक एक चीज, पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा एक राउंड में। समझ रहे हो बात को, रोजाना पढ़ाते रहते हैं हम, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो यार, पिक्चराइज भी तो पूरी हो कि नहीं। तो आप देखिएगा इसमें क्या होती है, ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब होता है श्वसन नलिका, श्वसन। इसकी भाई ट्रांसफार्मर श्वसन नलिका क्या होगी भाई, ऐसा तो नहीं है प्रकृति में नमी नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, सर्दी गर्मी बरसात मौसम होते कि नहीं होते, तो नमी आएगी। तो नमी जैसे इसके अंदर आई तो ये नमी को कौन सोखेगा, नमी को कौन सोचेगा, सिलिका जेल। अरे ब्रीदर में रहती है, सही बात है, ब्रीदर में क्या होती है, सिलिका। सिलिका जेल जो भी ट्रांसफार्मर में नमी आई उसको क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। और जैसे अवशोषण करती है तो इसका मतलब श्वास ली कि नहीं ली, इसका मतलब नमी से बचा लिया ना ट्रांसफार्मर को, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया, ज्यादातर सिलिका जेल का ही प्रयोग किया जाता। अब गुरुजी कहोगे कि सिलिका जेल का रंग अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, जब सिलिका जेल जो है सूखी अवस्था में होती है तो नीला होती, कैसी होती है, कैसी होती है, शुष्क अवस्था में जो होती है, प्रारंभिक अवस्था में जो होती है, शुरुआत में होती है, जो डाली जाती है जिस अवस्था में होती है तो वो क्या होती है, नीला। लेकिन देख रहे हो आप, कलर भी देख लो सिलिका जेल का, दिमाग में मत रखना, बात मत करना कि सर कलर नहीं दिखा है, ठीक है। हाँ अच्छा, बात करते सिलिका जो शुष्क, इसने क्या सोख ली, हाँ नमी सोख, नमी, नमी से क्या मतलब, हल्की गुलाबी, क्या हो जाएगा, न से नीला, और नमी, नमी आया कि नहीं आया एक राशि, तो नमी सोखने के बाद कौन सा रंग हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हल्की गुलाबी। क्या बोल सकते हैं, तो बराबर इसको समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, एक एक चीज को समझ सकते हो। बात समझने की कोशिश करना, बात समझने की कोशिश करना, अर्थात हमारी सिलिका जेल जो है श्वसन नलिका का कार्य की कि नहीं की। एक और होता है इसमें बुकोज रिले, क्या होता है, ये सेफ्टी प्रदान करती है, क्या करती है, ये बुकोज रिले जो आप देख रहे हो ये सेफ्टी प्रदान करती है प्यारे मित्रों, क्या करती है, अरे सुरक्षा, अरे ध्यान से सुन लो, बुकोज रिले जो है आपको सेफ्टी प्रदान करती है प्यारे मित्रों, सेफ्टी। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को साथ साथ पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, पीछे वालों को, आगे वालों को, आपको रखने वाला गर्ल्स को, अरे आ रहा ना, क्लास में मजा आना चाहिए, मजा, क्लास बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्लास इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्लास में लगे कि सर बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही बार में याद हो जाए, ऐसा कुछ कमाल कर दे तो चलेगा, अरे चलेगा कि नहीं चलेगा,
अरे नोट्स तो मैं बनवा दूंगा, नोट्सों की चिंता मत करो, एक एक चीज नोट करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। आप हमारे संस्थान पर आए हो तो हमारी जिम्मेदारी है, ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो, सभी को बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात को। ओके, समझ रहे बात को? हाँ, अब बात आती थी किसकी हमारे पास में, क्या आता, सुरक्षा युक्ति। आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी डिवाइस किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आंसर में? क्या बताओगे आंसर में? सुरक्षा युक्ति, बुकोज रिले। अब आपको रजिस्टर रिले क्या है, तो भाई सेफ्टी डिवाइस करती है, और रिले हमेशा चुंबकीय और उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। पता है, जैसे ही कंजर्वेटर वन रखा हुआ, क्या होता, ऑयल नीचे गया, वो फिर से गर्म होगा किसमें, टैंक में। ऑयल टैंक में ऑयल गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म होकर के ऊपर जाएगा। अगर ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है और ऐसी स्थिति होती कि यह जल सके, ऐसी स्थिति होती कि यह जल सके, तो उस कंडीशन में पता है ये ऑयल के ऊपर ये लगा हुआ क्या, ब्रीदर, सॉरी श्वसन नलिका नहीं, वो क्या नाम, सेफ्टी डिवाइस, बुकोज रिले। बुकोज रिले जो क्या करती है कि ऑटो ट्रिप कर देती है, और जैसे ऑटो ट्रिप होता है तो वहां पर बैठा बंदा वो उसको आएगा और एक बार फिर बटन दबाएगा, पुनः चालू हो जाएगी। लेकिन एक बार से फिर से बंद होगी दोबारा से हीट के कारण, तो पुनः फिर वो ऑटो चालू नहीं होगा। भाई कुछ टाइम पर तो ये क्या होगा, क्या होगा, 2-3 यहाँ पर टाइम पीरियड है। एक जैसे क्या तत्काल हम जो है, समझना बात को, क्या होता है कभी कभी ऐसी भी कंडीशन शॉर्ट सर्किट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी बस जा रही है और बस तारों के अड़ गई, कई बार देखा होगा आपने, सुना तो होगा। अब उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता, क्या हो जाता, और उस कंडीशन में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता तो ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता, ट्रिप हो जाता, क्या हो जाता, तो उसमें जो है यही कार्य करता, कौन, बुकोज रिले। अब क्या होता कि 1 मिनट बाद ऑटो वापस कनेक्ट हो जाता, तब तक तो ठीक है, लेकिन पुनः अगर रिपीट होती यही चीज, तो इसका मतलब क्या कंडीशन है, इसका मतलब क्या कंडीशन है कि फिर कोई मैनुअल आकर चालू करेगा तभी चालू होगा। अर्थात ये अलार्म बजाती है, क्या बताते हैं, अलार्म बजा के आ जाइए, कोई दिक्कत है, टेक्निकल इश्यूज है, कोई दिक्कत है, हाई वोल्टेज मिला है, या फिर जो है ज्यादा ऑयल गर्मा, ट्रांसफार्मर फट सकता है, जल सकता है, ऐसी स्टेप बन सकती है। वैसे ट्रांसफार्मर जलने जैसी स्थिति आपने कभी देखी नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स मूव नहीं कर रहे हैं, स्थिर है, सो इसकी एफिशिएंसी अच्छी आती है, और यही कारण है आज आप जो देख रहे हो। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? तो ट्रांसफार्मर के बारे में जो मैं बिंदु बता रहा हूं, अभी भी पिक्चर अधूरी है। अब देखना, इसमें 2 कुंडली है, क्या है, एक छोटी वाली दिख रही है, एक बड़ी वाली दिख रही, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हमेशा आपको 2 कुंडली दिखेगी, एक छोटे लाल एक बड़े लाल, क्या दिखेगा, एक छोटी बहन एक बड़ी बहन, ठीक है, सुना। और ये छोटी बोनी दोनों म्यूचुअल इंडक्शन का था, क्या कहता, मैंने बताया था म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के भी कई निकनेम है, बता दूं एक बार, इसको बोलते हैं सह प्रेरण, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपर्क प्रेरण, इसका इससे संपर्क हुआ, संपर्क प्रेरण हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलते हैं स्पर्श प्रेरण, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्श प्रेरण, क्या बोलते हैं, हाँ स्पर्श प्रेरण। इसको बोलते हैं छह प्रेरण, म्यूचुअल प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण और स्पर्श प्रेरण, ये सारे इसी के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है 2 कुंडलियां होती है, क्या होती है, 2 कुंडलियां। और ये कुंडली हमेशा कोर पर स्थापित होती, किस पर, क्रोड़ पर या कोर पर, जो आप यहां पर देख रहे हो, किस पर, कोर पर या क्रोड़ पर, दोनों कुंडलियां क्या होती है, स्थापित होती। सही बात है, सही। लेकिन इस कुंडली के बीच में क्या भरा था, ऑयल, क्या भरा था। तो प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडली के बीच में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अनंत। क्वेश्चन आया हुआ, प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडली के बीच में रेजिस्टेंस का मान, तो आंसर क्या दोगे, अनंत। क्या दोगे, क्योंकि बीच में खनिज तेल और खनिज तेल कुचालक होता, क्या होता, कुचालक होता है। तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत। इसका मतलब इन दोनों कुंडलियों के बीच में कोई भी वैद्युतिक संपर्क नहीं है ना, है क्या, है क्या, मतलब विद्युतिक संपर्क नहीं है ना। इसका मतलब है कि यहां दोनों के बीच तो संपर्क तो है, लेकिन कौन सा है, म्यूचुअल वाला। मतलब इसके अंदर जो फ्लक्स बना, इस फ्लक्स को कोर के माध्यम से दूसरी पे पहुंचाया, और इसमें भी क्या बन गया, इसमें भी क्या बन गया, फ्लक्स बन गया। और यही कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, समझ में आए कि नहीं। अब आपसे कहेंगे सर जो है ये दोनों कुंडलियां किसकी बनी होती है, तो बताइए किसकी बनी होगी। ट्रांसफार्मर की कुंडली अगर बात करते हैं तो आप बताओगे किसकी, किसकी, कॉपर की। जबकि आंसर में कॉपर नहीं रहता, वहां रहता एनिल्ड कॉपर। क्या रहता, क्या रहता, क्या रहता, एनिल्ड कॉपर। याद रखिएगा आप, जो ट्रांसफार्मर की कोर हो या फिर जो है किसकी, अरे ट्रांसफार्मर की जो क्या कुंडली हो या फिर वाइंडिंग हो, किसकी, अल्टरनेटर की वाइंडिंग हो, मोटर की वाइंडिंग हो, डीसी जनरेटर की वाइंडिंग हो, डीसी मोटर की,
किसी की भी हो, ये वाइंडिंग हमेशा जब भी की जाती है तो किसकी की जाती है? एनिल्ड कॉपर की। अब आपको गुरुजी एनिल्ड कॉपर की क्यों की जाती है? क्योंकि एनिल्ड कॉपर सबसे शुद्धतम तांबा होता है, जिससे क्या होता है कि इसमें रेजिस्टेंस का मान कम होता है। दूसरा एक नरम भी होता है, जिससे आसानी से पतली 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 वाइंडिंग की जा सके, जैसा आप यहां देख रहे हो। अब आपको गुरुजी ऐसा क्यों वाइंडिंग किए जा सके? पतले पतले तार जो बाल होते हैं उसके समान तार होते हैं, ये क्या होते हैं? इनकी क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? वाइंडिंग। तो ये क्या होता है? नर्म होता है। क्या होता है? और नर्म के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस का मान भी क्या होता है? कम होता। परिणाम स्वरूप हमें अच्छी दक्षता के लिए जो है एनिल्ड कॉपर की वाइंडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे आपके क्या हो, डीसी मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो। सही बात है कि नहीं है? हाँ, चाहे सिंगल पेज हो या चाहे थ्री पेज हो, चाहे सिंक्रोनस हो, कोई सी भी मोटर हो, सभी मोटरों की वाइंडिंग किसकी करेंगे हम? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किसके करेंगे हम? तो बार बार रटने की, बार बार याद रखने की जरूरत नहीं। एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही साथ में सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑल ट्रेड होना चाहिए। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, सिविल है, आईटी इत्यादि सारी की सारी ट्रेड ब्रांचों के साथ साथ में यहाँ पर ऑल ट्रेड भी होना चाहिए। टेक्निकल की सारी ट्रेड जैसे ले लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिशियन ले लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिएगा, फिटर ले लीजिएगा, या मैकेनिक मोटर व्हीकल ले लीजिएगा, या मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक ले लीजिएगा, या फिर यहाँ पर डीजल मैकेनिक ले लीजिएगा, टर्नर ले लीजिएगा, मशीनिस्ट ले लीजिएगा, आरएसी ले लीजिएगा, वेल्डर ले लीजिएगा, प्लम्बर ले लीजिएगा, कोपा ले लीजिएगा, इत्यादि सभी ट्रेडों के साथ में आपको यहां पर सारी की सारी जानकारी मिलेगी। साथ में यहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सारा कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। एसएससी ले लीजिएगा, एसएससी में जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है या सीएचएसएल है। यहां पर सारी की सारी बैंक में ले लीजिएगा, बैंक में पीओ ले लो, चाहे क्लर्क ले लो, या इसी प्रकार से इंजीनियर से ले लो। रेलवे में यहां पर एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, इंजीनियर से लोको पायलट टेक्नीशियन है, ग्रुप डी, इन सभी का जो आप ले सकते हो। इसी प्रकार से पुलिस में भी आप ले लो, तो पुलिस यहां पर आ जाएगी, कांस्टेबल आ जाएगा, एसआई आ जाएगा, दिल्ली पुलिस आ जाएगा, सभी प्रकार की पुलिस इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो है इंजीनियर्स आ जाएंगे। इंजीनियर्स में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, या एसएससी इंजीनियर्स, या फिर रेलवे इंजीनियर से, या छोटी मोटी स्टेट इंजीनियर सारे आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा एलडीसी जूनियर अकाउंटेंट या जो भी भर्ती आपकी छोटी और मोटी निकलती, इन सभी के लिए आप रेडी रहेगा, आ सकते हो। चलिए देखिएगा इसी प्रकार से यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना, जो भी क्वेश्चन जहां से जैसे बनते हैं तो क्लियर होना चाहिए नहीं होना। अब एक इसमें दिख रहा है कि सर ये जो है करोड़ करोड़ दिख रही है सर, हमें आई तक आ रहा है, आई तक आ रहा है, आई तक आ रहा है। ये करोड़ दिख रही है, करोड़ किसकी बनी होती है? इसका भी पूरा पिक्चर क्लियर कर दीजिएगा। कर दूं? अरे कर दूं बेटा, गर्ल्स बोलो, कर दूं? पीछे वाले, हाँ। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं तो ये जो करोड़ बनी हुई है किसकी बात कर रहे हैं? करोड़ करोड़ बनी होती किसकी हमेशा? हाँ ना बाबा ना, कास्ट आयरन केवल फ्रेम बना होता है, बॉडी बनी होती कास्ट आयरन की या कास्ट स्टील की। अगर बॉडी या योक का जिक्र पूछे, बॉडी या योक का जिक्र पूछे तो कास्ट आयरन का क्या बताओगे या फिर कास्ट स्टील की बताओगे? क्या बताओगे? हाँ याद रखना, बॉडी, फ्रेम या योक, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बॉडी या फ्रेम या योक। जो पता है चुंबकीय फ्लक्स को स्थिरता प्रदान करता है। बाहरी आघातों से तुम पत्थर मारोगे तो भी उसमें नहीं लगेगा, अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसके अंदर बाहरी आघातों से भी क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? योक, बॉडी या फ्रेम का प्रयोग करते हैं। वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती जो आप देख रहे हो, इतनी बड़ी बॉडी। ओके, ये बाहरी भाग है। क्या है ये क्या है? बाहरी भाग है। ओके, अरे समझ रहे हो? अरे है कि नहीं बाबा? समझ रहे हो ना? और ये लाइंस जो लगी हुई ना, ये दिख रही है आपको बॉडी के बाहरी भाग में। पता है ये लाइंस जो होती है पिंस कहलाती है। और ये क्या होता है कि जैसे ही बाहर की हवा आती है, इससे टकराती है तो इसको क्या करती है? ठंडा करती है। बाबा क्या करती रे? ठंडक। तो ट्रांसफार्मर को ठंडक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तुम्हारी नौकरी लगेगी तो तुम्हें ठंडक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऐसे कैसे मुझे ठंडक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो इस ट्रांसफार्मर को ठंडक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बोलो रे। बात तो सही है। माइंड कूल, ठंडा 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 होना चाहिए, होना चाहिए ना। अरे मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, बात को समझो। मैं पूरे के पूरे ट्रांसफार्मर को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और इसी पिक्चराइज के माध्यम से बात समझिएगा। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर आपने देख लिया, इसमें मैं बता रहा था करोड़ के बारे में। अब आपसे पूछा जाता करोड़ किसकी बनी? तो बीच में बोल दिया था कि कास्ट आयरन की। ना बाबा ना, ना बाबा ना। अब आपको गुरुजी हम तो सही बता रहे हैं, मैं आपकी बात को पूरा गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो कोर बनी होती है वो हमेशा निम्न, वो हमेशा लो, वो हमेशा निम्न हिस्टेरिसिस फैक्टर्स, निम्न शैथिल्य गुणांक वाले पदार्थ से बनी होती है। और निम्न शैथिल्य गुणांक वाले पदार्थ में सबसे अच्छा होता है नर्म लोहा। किसका? लेकिन अगर उसमें हम सिलिकॉन की मात्रा मिला देते हैं, किसमें?
लोहे के साथ स्टील में सिलिकॉन की मात्रा मिला देते तो उससे मजबूती बन जाती है, क्योंकि स्टील क्या होता है, देखो क्या होता है, लोहा, लोहे में अगर मैं कार्बन की मात्रा मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, स्टील, इस्पात, इसी को फौलाद कहते हैं। लेकिन अगर इसमें मैं कार्बन की मात्रा मिलाने के साथ साथ, इसमें अगर कार्बन की मात्रा के मिलाने के साथ साथ मैं सिलिकॉन भी मिला दूं, क्या मिला दूं, सिलिकॉन की मात्रा भी अगर मिला दूं तो ये हमें सिलिकॉन स्टील प्राप्त होता है, जिसका क्या मिलाने का उद्देश्य होता है कि इसका शैथिल्य गुणांक कम से कम हो। जब शैथिल्य गुणांक कम होगा तो इसका मतलब शैथिल हानियां क्या होगी, कम होगी, परिणाम स्वरूप आउटपुट दक्षता क्या होगी। अगर हानियों का मान कम रहता, लॉसेज का मान कम रहता, हास का मान कम रहता, क्षति का मान कम रहता है, तो आउटपुट दक्षता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्या होती है। अब प्यारे मित्रों ध्यान से समझना बात को, अभी पिक्चर बाकी है। मैं जो बताने जा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि हमें चाहिए शैथिल्य गुणांक वाले, निम्न शैथिल्य गुणांक वाले पदार्थ का क्या बना होना चाहिए, कोर। लेकिन प्यारे दोस्तों वो सबसे होता है, क्या होता है जो आपने बताया था, सिलिकॉन स्टील। क्या, अरे क्या, लेकिन उच्च क्षमता के लिए जो ट्रांसफार्मर में प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी कोर जो बनी होती है वो फेराइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, या फिर वायु कोर बनी होती है। कौन सी बनी होती है, या वायु कोर। उच्च क्षमता के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ट्रांसफार्मर की कोर वायु कोर या फेराइट कोर होती है। आपको याद रखना, रखोगे क्या, अरे रखोगे कि नहीं रखोगे, अरे पीछे वाले, आगे वाले, इधर दाएं वाले, बाएं वाले, बाकी बचे जो मेरे पीछे आ जाओ, इधर जाओ, क्या देखी नहीं आ रहा, हाँ क्या समझ गए, अंग्रेजों के जमाने के जेलर। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब मूलभूत जो उद्देश्य है, ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, लेकिन कोर ही नहीं, अरे कोर ही नहीं, आपको बताना है जनित्र, मोटर, अल्टरनेटर, डीसी मोटर, डीसी जनित्र, है ना, आपको ध्यान रखना। इसके बाद में हमारे पास आता है सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर। इन सभी में उपयोग में लाए जाने वाला घूमने वाले भाग, और घूमने वाले भाग में क्या होता है, आर्मेचर या रोटर भी किसका बना होता, और एक और भाग होता है इनमें स्टेटर। तो आपसे यूं कहे कि डीसी मोटर और डीसी जनित्र का स्टेटर और रोटर, स्टेटर और क्या आर्मेचर किसका बना होता है, तो क्या बताओगे, सिलिकॉन। क्या बताओगे रे, सिलिकॉन स्टील का। बताओगे कि नहीं बताओगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओगे ना। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाता है क्या होता है कि सिंगल फेज मोटर का स्टेटर और रोटर किसका बना होता है, तो क्या बताओगे, और अल्टरनेटर का स्टेटर और रोटर किसका बना होता है, तो क्या बताओगे, बोलो जोर से, सिलिकॉन। तो इसका मतलब एक ही चीज को हम अलग अलग बार ना पढ़ करके एक ही बार में पढ़ ले तो चल जाएगा क्या, ये सारे फोटोज एक ही बार में देख लोगे तो चल जाएगा क्या, ये सारी चीजें एक ही साथ में चल जाएगी तो कोई दिक्कत आएगी क्या। तो उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आ रही होगी। क्यों, क्योंकि हम जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक चीज को मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। बात अभी भी यहाँ ये नहीं है भाई प्यारे मित्रों, बात अभी भी बाकी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कोई छोटी मोटी डिवाइस तो है नहीं, ट्रांसफार्मर कोई छोटी मोटी डिवाइस तो नहीं। पता है जब भी हम अल्टरनेटर के द्वारा उत्पादन करते हैं ना, तो आपको पता है एसी का उत्पादन सामान्यतः अल्टरनेटर के द्वारा कितना होता है, 11 केवी। कितना होता है। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम उत्पादन प्लांटों पर जहां पर हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं उन प्लांटों पर लगा देते हैं जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो, ये होता है स्टेप अप। क्या होता, और इस ट्रांसफार्मर को क्या कर देते हैं, अप करते ही मतलब जो है इसका क्या हो जाता पता आपको, पारेषण के लिए, मतलब 11 को 33 में बदल लिया, और पारेषण करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए कम से कम कितना चाहिए मुझे, 33 केवी की सप्लाई कितनी चाहिए पता है। केवल एक ही जगह ही स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, जो आप यहां देख रहे हो उत्पादन केंद्रों पर। बाकी सभी जगह जो देख रहे हो यहाँ पर स्टेप डाउन, जैसे जीएसएस पे बात करते हैं तो यहां पर भी स्टेप डाउन, मतलब 33 के वो किस में बदल दिया, 11 में। फिर 11 को हम 440 में, फिर घरों पर लाते तो 220 से 240 वोल्टेज की सप्लाई हमें मिलती है। आपको पता होगा ये ना हमारे घरों में। लेकिन इसको भी और स्टेप डाउन करना है तो हम लगा देते हैं चार्जर, जो आप यहां देख रहे हो, ये चार्जर लगा दिया, मोबाइल चार्जर। ये 220 से 240 वोल्टेज को फिर डाउन कर देता है, 5 वोल्टेज की हमें क्या देता है, सप्लाई देता है। कई बार इस चार्जर की ये लुप्पी को आप मुंह में लेते हो, कई बार इस चार्जर की
लुप्पी को मुंह में लेते हो आपको करंट नहीं आता, जबकि जान लेने के लिए 20 मिली एम्पेयर की धारा बहुत पर्याप्त होती है। अर्थात वोल्टेज आपको आनंद देता है, और 220 से 240 वोल्टेज अर्थात मानक वोल्टेज 230 जो आप देखते हो, ये आपकी जान भी ले सकती है। अतः दोस्तों फिर भी आपकी जान नहीं जाती, क्यों? क्योंकि यहां जो देख रहे हो ये वोल्टेज इसमें कितने में कर दिया, 5 में, और 5 वोल्टेज में, देवी तो आप गर्लफ्रेंड से बातें करते हो, हेलो हेलो, इधर तो मुंह में ले रहे हो लुप्पी को, और इधर हेलो हेलो कर रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको जो है वोल्टता मिल रही, कितनी मिल रही? 5 वोल्ट। और आपने भारतीय रेलवे की ये पटरियां देखी होगी, इन पटरियों में भी आपने ये जो लग रहा है नीचे वाला तार, ये तार भी इसको करंट देता, तभी तो सिग्नल मिलता है कि भाई इस पर जो है गाड़ी है, यहाँ रेड है, यहाँ येलो है, यहाँ ग्रीन है, किस पर ट्रेन खड़ी है और किस पर आप जा सकते हो, किस पर नहीं जा सकते हो। ऐसा कैसे पता चलता है? आप पटरियों पर बैठे भी रहते हो तब भी आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर भी कितने वोल्टेज है? 5 से 7 वोल्ट होते। कितने? धारा तो होती है, अरे धारा तो बहती है, बहती कि नहीं बहती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धारा बहती कि नहीं बहती? है ना? इसका मतलब स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन करते करते 5 वोल्टेज तक ले आए हम। कहां तक ले आए? कहां तक ले आए? हाँ, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे घरों में जो आती है सप्लाई कितनी आती है? 220 से 240 डाउन होती। ठीक है, ओके, समझ गए? इसमें भी सिंगल पेज 3 पेज होता है। लेकिन बात पूछे आपसे, कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें मापी जाती है, तो देख लीजिए दोस्तों, किलोवोल्ट एम्पियर में। किसमें? किलोवोल्ट एम्पियर में। किसमें? अब आप कहोगे गुरुजी किलोवोल्ट एम्पियर का मतलब किलो होता है। इधर देखो बेटा, बात नहीं, ध्यान से। किलोवोल्ट एम्पियर का मतलब तो किलो होता है, तो किलो का मतलब तो 1000 होता है। कितना होता है? अब गुरुजी जब 1000 की बात आती है तो 1000 में हम कैसे जाएंगे? तो भाई हम आपके जो मोबाइल चार्जर होता है ना, ये मोबाइल चार्जर जो देख रहे हो, ये मोबाइल चार्जर जो होता है, इसमें यहाँ पर छोटा सा ट्रांसफार्मर रहता है। देखना, इसको तोड़ करके फोड़ करके मरोड़ करके तब आपको दिखेगा। तो क्या करता है वो ट्रांसफार्मर भी? क्या करता है पता आपको छोटा बाबू? उसकी रेटिंग किसमें मापेंगे? अरे वोल्ट एम्पियर में बाबा। किलो हटा देंगे, किलो तो हम बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की मेगा वोल्टेज में देखिएगा, यहाँ पर 3 प्रकार 4 प्रकार की रेटिंग हो सकती है। देखिएगा, गीगा, देखिए किलो वोल्ट एम्पियर क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। सबसे पहले छोटे वाले क्या है? वोल्ट एम्पियर। फिर क्या आएगी? किलो वोल्ट एम्पियर। फिर क्या आएगी? मेगा वोल्ट एम्पियर। फिर क्या आएगी? गीगा वोल्ट एम्पियर। गीगा वोल्ट एम्पियर मतलब इस प्रकार से जो है स्टेप बाय स्टेप में जो है क्या क्षमता, अर्थात रेटिंग। अर्थात रेटिंग किसकी? रेटिंग किसकी? रेटिंग ट्रांसफार्मर की। पता आपको? अरे क्या है? पता। और अगर आपसे यहां पर बात करें किसकी? ट्रांसफार्मर का एक सूत्र होता है जिसका हमेशा आपसे सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता? सवाल पूछा जाता। वो क्या? आनुपातिक मान। क्या होता? ट्रांसफार्मर रेशो। क्या? परिभ्रमण अनुपात। तो आउटपुट बटे सेकेंडरी में और किसमें? प्राथमिक में। इन दोनों का क्या होगा? आनुपातिक मान क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाता है, जिसको हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। बात समझना। लेकिन ये एक ही मिनट की थीम नहीं है, इन सबको हमें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक एक चीज को क्लियर करना पड़ेगा। और जो भी हमारे साथी हैं ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले, उनको भी दिल और जान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर पार पड़ेगी। जो भी हिंदुस्तान में जहां से भी देख रहे, जहां से बेस्ट इस प्रकार से आपको पूरा टेक्निकल के साथ पढ़ाया जाता हो, तो वहां से पढ़िएगा। क्योंकि आप किसी की भी तैयारी करो, लेकिन आपको बेस्ट चूज करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। उम्मीद है प्यारे मित्रों, ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा तो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वालों को बता दीजिएगा कि हम बहुत है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि वह महफिली क्या या वह क्लासिक क्या है जहां तालियां और वह ससुराली का जहां पर। तो एक बार जोरदार तालियों के लिए। प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि हम इसी प्रकार से हंसी मजाक में पढ़ाते रहेंगे आपको, और आप पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अगर आप कोर्स ले सकते हो। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।